नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी लाइव क्लास में। दोस्तों, इससे पहले आप सभी ने पहला और दूसरा पार्ट तो पढ़ ही चुका है होगा। इसमें पांच जगत वर्गीकरण के बारे में दिया गया है। तो तीन जगत वर्गीकरण के बारे में तो पढ़ ही लिया होगा। पहला है मोनेरा था, दूसरा था प्रोटिस्टा और तीसरा फंगी। और आज पढ़ना हम लोगों को पादप वर्गीकरण के बारे में, यानी कि प्लांट किंगडम के बारे में। ठीक है, तो ये चौथा वर्गीकरण है। अभी जब इसको बहुत ज्यादा डिटेल से देखा गया तो इसको ना काल में विभाजित कर दिया। इसमें काफी क्या हो गया, इसको काल में विभाजित किया गया। तो टोटल हमको इसमें 4 काल पढ़ने हैं। कितने काल पढ़ने हैं? तो हमें 4 काल पढ़ने हैं, जो प्रथम काल, द्वितीय काल, तृतीय काल, मतलब जितने भी वैज्ञानिक आए एक एक काल पर अपना अपना वर्गीकरण क्या किए हुए हैं, देते हुए चले गए। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं पादप वर्गीकरण। वर्गीकरण कितने काल हमें पढ़ने हैं? तो 4 काल पढ़ने हैं। कितने काल के बारे में पढ़ना हमें? 4 काल के बारे में। ठीक है ना, जिसमें से हमारा प्रथम काल, ऐसे किसी का नाम नहीं दिया गया है, ये प्रथम काल है, द्वितीय काल है, कोई नाम नहीं है, बस ऐसे प्रथम काल, द्वितीय काल, तृतीय काल, और इनके बाद जितने वैज्ञानिक आ रहे हैं उनको क्या है, उन्हीं को पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। तो प्रथम काल जो दिया था उन्होंने, प्रथम काल, प्रथम काल जो दिया था वो थे हमारे अपने, जो जिसका नाम है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस प्रथम काल जो दिया था थियोफ्रेस्टस ने, और इन्हें को ही बॉटनी का क्या कहा जाता है, जनक, यानी कि वनस्पति विज्ञान का इन्हें क्या कहा जाता है, जनक। ये जो पादप विज्ञान है इनका भी क्या कहा जाता है, इनको जनक ही इन्हीं को कहा जाता है। लेकिन इन्होंने, मतलब कि आज से लगभग बहुत साल पहले, तो इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम रखा हिस्टोरिया प्लांटेरम। प्लांटेरम, ठीक है ना, हिस्टोरिया प्लांटेरम रखा। और उसी में क्या किया, लगभग 500 पौधों का क्या किया, वर्णन किया। किन्होंने? ये थियोफ्रेस्टस ने। इन्होंने 500 पौधों का वर्णन किया, लेकिन वो वर्णन कैसा था, कृत्रिम था। वो वर्णन इनका कैसा था, तो कृत्रिम था। अब कृत्रिम का मतलब क्या होता है, देखो, कृत्रिम इन्होंने वर्गीकृत कैसे किया, कृत्रिम वर्गीकृत किया। अब ये कृत्रिम क्या होता है, देखो, कृत्रिम का मतलब वो होता है कि बाहर के लक्षण को देख करके उसके बारे में अंदाजा लगा लेना कि इसकी कैटेगरी क्या हो सकती है। ठीक है ना, तो इसी को कहा जाता है कृत्रिम, यानी कि ये आर्टिफिशियल। तो इनका क्या होगा, ये वाला सिद्धांत इनका क्या होगा, गलत हो जाएगा। जब पहले इन्होंने देखा तो इन्होंने 3 कैटेगरी बनाई। कितनी? 3 कैटेगरी बनाई अपनी बुक में, और एक को रख दिया। 3 कैटेगरी बनाई, जिसमें से एक में रखा वृक्ष को, ठीक है ना, और दूसरे को रखा शुभ को, ये क्या होता है अभी जस्ट आगे पढ़ेंगे, और तीसरे में रखा शाक को। देखो, ये 3 के तीनों क्या है, ये 3 के तीनों पौधे की ही कैटेगरी। अब देखो, वृक्ष का मतलब होता है जिसमें पेड़ आते हैं। कौन होते हैं? पेड़, यानी कि ट्री। जितने बड़े बड़े ट्री थे उन सबकी कैटेगरी इन्होंने कौन सी बना दी, वृक्ष की। और जितने झाड़ी थे, झाड़ियों का नाम आपने सुना होगा, जो मरुस्थलीय क्षेत्र में नहीं आ जाती हैं, ठीक है ना, वो उन्हें कौन सी कैटेगरी में रख दिया, सूख की। और तीसरा बच्चा शाक। शाक में जड़ी बूटी को डाल दिया। इस शाक में इन्होंने किसको डाल दिया, जड़ी बूटियों को। ठीक है ना, शाक में इन्होंने क्या रख दिया, जड़ी बूटी को। आगे देखते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी हिस्टोरिया प्लांटेरम, और उसमें लगभग 500 पौधों का वर्णन किया। और 500 पौधों में से इन्होंने 3 कैटेगरी बनाई, वो भी बाहर देख करके। बाहर की कैटेगरी से केवल 3 पौधे की 3 ही कैटेगरी बनाई। एक में रखा वृक्ष को, दूसरे में सूप को रखा, और तीसरे में शाक को। देखो, वृक्ष में रखा जो बड़े बड़े पेड़ नहीं होते, पेड़ को रख दिया, और उसके बाद सूप, इसमें रख दिया झाड़ियों को, और तीसरा आता है शाक। शाक में रख दिया जड़ी बूटियों को। तो इन्होंने पौधे को इन्हीं 3 कैटेगरी में बांटा, और इनको इन्होंने कौन सा दिया था, कृत्रिम वर्गीकरण। ठीक है ना, तो इन्होंने ये 3 अपनी बुक इन्होंने कौन सी लिखी, हिस्टोरिया प्लांटेरम। इन्होंने कैसा वर्गीकृत किया, तो कृत्रिम। बात समझ में आ रही है ना। तो ये था इनका प्रथम काल। अब जस्ट हमें आगे बढ़ना है द्वितीय काल में। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो। हो गया, अब इसको हटाते हैं। ठीक है ना, अब हमें चलना है दूसरे काल की ओर। ठीक है,
अब हमें चलना है दूसरे काल की ओर। देखते हैं हम लोग अपना द्वितीय काल। ठीक है, कौन सा काल हम लोग देखते हैं? द्वितीय काल। द्वितीय काल, द्वितीय काल जो दिया था इनके बारे में हमने पढ़ा है इससे पहले की क्लास में। अगर आप देखोगे जाकर के तो वहां पर आपको क्या होगा, मिलेगा कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने द्वितीय काल किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने भी क्या किया? कृत्रिम वर्गीकरण किया। कौन सा? कृत्रिम वर्गीकरण। इन्होंने भी देखा, पौधे को बाहर से देखा और उसकी बाहर की कैटेगरी पर क्या किया? उनका विभाजन कर दिया। किसने? कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने एक पुस्तक लिखी 1753 में। 1753 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका पुस्तक का नाम था स्पेसीज स्पेसीज प्लांटेरम। स्पेसीज प्लांटेरम इन्होंने क्या की? एक बुक लिखी और इस बुक में लगभग 5,900 पौधे का वर्णन किया। कितने पौधे का? 5,900 पौधे का क्या किया? 900 पौधों का क्या किया इन्होंने? वर्णन। मेरी समझ से ये तो बाहर लगता है कि इतने पौधे का एक आदमी अकेले वर्णन कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। लेकिन जो बुक में दिया क्या करना है, वही तो हमको पढ़ना है। तो कैरोलस लीनियस ने कितने पौधे का वर्णन किया? 500, मतलब 5,900 पौधों का क्या किया? वर्णन किया। किस बुक में? स्पेसीज प्लांटेरम। यानी कि लगभग लगभग क्या है, इनकी भी बुक क्या कर रही है? मैच कर रही है। इन्होंने कैसा वर्गीकरण दिया? तो कृत्रिम वर्गीकरण दिया, ठीक है ना। इन्होंने एकदम सेम टू सेम दिया। और अगर आप इनके बारे में थोड़ा सा पढ़े होंगे इससे पहले, तो इन्होंने एक और चीज दिया था, द्विनाम पद्धति। इससे पहले जब आप वो मोनेरा जगत वगैरह पढ़े होंगे तो इसमें भी क्या है मिला होगा कि द्विनाम पद्धति इन्होंने क्या दिया था। तो इन्होंने क्या दिया था? द्विनाम पद्धति, जिसे हम लोग वैज्ञानिक नाम भी कहते हैं। इसीलिए इन्हें द्विनाम पद्धति का जनक भी कहा जाता है। द्विनाम पद्धति का इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? जनक भी। किसे? कैरोलस लीनियस साहब को। इन्होंने 1753 में एक बुक लिखी, ठीक है ना, जिसमें लगभग लगभग कितने 5,900 पौधों का क्या किया? वर्णन किया। और इन्होंने क्या कर दिया? पौधे को भी वर्गीकृत किया ना, इसीलिए इन्हें वर्गीकरण विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। किसका? वर्गीकरण विज्ञान का इन्हें जगत, वो वर्गीकरण विज्ञान का इन्हें जगत कहा जाता है। किसको? कैरोलस लीनियस को। इन्होंने कौन सी प्रणाली दी थी? तो द्वितीय काल, मतलब कि कब दिया था इसने? उन्होंने कौन सा दिया? तो द्वितीय काल में क्या किया था? अपना सिद्धांत दिया था। प्रथम काल किसका था? थियोफ्रेस्टस का। और दूसरा वाला कैरोलस लीनियस का। अब हम लोग चलते हैं अपने तृतीय काल की ओर, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तृतीय काल की ओर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो भाई, अभी देखो, मैं भी देखो क्या ऐसा लगता ही है कि मैं भी 11th में ही होऊंगा ना, ठीक है ना। ये 11th क्लास का मतलब कि फर्स्ट चैप्टर है, तीसरे पार्ट का। तो अपना जो बड़ा भाई या फिर अपना दोस्त ही समझ करके क्लास को पूरा जरूर देख लेना, ठीक है ना। बड़े बड़े क्लास की वीडियो तो देखते ही हो, हमारी भी देख लो, ठीक है ना। अब आता है इसके बाद में तीसरा काल। अब इसके बाद में आता है हमारा तीसरा काल, यानी कि तृतीय काल, यानी कि टर्सरी पीरियड। कौन सा पीरियड? टर्सरी पीरियड। इसमें क्या होता है ना कि इसमें एक वैज्ञानिक नहीं, इसमें लगभग लगभग इनमें दो वैज्ञानिक थे। एक का नाम था जॉर्ज बेंथेन और डाल्टन हुकर। इसमें दो वैज्ञानिक ने मिल करके क्या दिया था? तृतीय काल। मतलब तृतीय काल में दो वैज्ञानिक लोग क्या किए थे? मिल करके इन्होंने मतलब एक क्या किया था? अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। जॉर्ज बेंथेन और डाल्टन हुकर ने, इन्होंने मिलकर के अपना क्या दिया था? सिद्धांत। और इन्होंने जो दिया ना वो भी क्या हो गया? एकदम सही से। इन्होंने जो वर्गीकरण किया वो एकदम बखूबी, यानी कि बहुत ही अच्छे ढंग से। इससे पहले आपने देखा होगा तो कृत्रिम था, लेकिन इन्होंने जो दिया वो कैसा दिया? प्राकृतिक। प्राकृतिक वर्गीकरण।
इन्होंने कौन सा वर्गीकरण किया? प्राकृतिक वर्गीकरण। ठीक है ना। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, दोनों लोगों ने मिलकर के एक बुक लिखी। बुक का नाम था जेनेरा प्लांटेरम। जेनेरा प्लांटेरम, इन्होंने एक जेनेरा प्लांटेरम लिखी बुक, और उसमें पौधों को देख करके, ऐसे ही नहीं कि बाहर से देख लिया उड़ने वाला पक्षी। देखो अभी बाहर से देख करके आप क्या ही समझ जाएंगे। देखो एक चमगादड़ पक्षी होती है, वो भी उड़ता है ना। एक छोटा सा टिड्डा जो तोता होता है वो भी उड़ता है, और एक बड़े बड़े किसी पक्षी को, कौवा को देख लीजिए, वो भी क्या करता है? उड़ता है। ये तो क्या इन तीनों की कैटेगरी एक है? नहीं है। तो इससे पहले जो वैज्ञानिक लोग थे, उन्होंने बाहर से ही देख करके पौधों की कैटेगरी को क्या कर दिया? उसी में शामिल कर दिया, जो कि क्या था? वो कृत्रिम था, लेकिन वो सही नहीं था। तो इन्होंने, ये जो दोनों साहब आए, जॉर्ज बेंथन और डाल्टन हुकर ने, इन्होंने देखा पौधों की कैटेगरी को, और अच्छे से प्राकृतिक वास भी देखा कि किस जगह पर कौन से पौधे रह रहे हैं और किस जगह पर कौन से पौधे रह रहे हैं। इन्होंने प्राकृतिक वास देखा और अच्छे से क्या किया, मतलब कि वर्गीकृत किया। किसका? पौधों का। इन्होंने पहले देखा तो प्राकृतिक वास में पहले देखा उनके बाह्य लक्षण, बाह्य लक्षण। जब बाह्य लक्षण देखा तब जाकर के विभाजन किया, और जो देखा कोशिका संरचना, उनकी क्या देखी? कोशिका संरचना। ठीक है ना। उनकी कोशिका संरचना देखने के बाद ही क्या किया इन्होंने? ठीक है ना। इन्होंने कौन सा दिया था? प्राकृतिक वर्गीकरण। और उन्होंने देखा कोशिका संरचना कि इनकी कोशिका कैसी है, लगभग लगभग मैच कर रही है जिनकी जिनकी, उनको क्या किया? उनकी कैटेगरी अलग बना दी। और फिर उसके बाद इन्होंने देखा, मतलब बाह्य लक्षण तो देखा ही, साथ साथ में आंतरिक लक्षण भी देखा। कौन सा? आंतरिक, आंतरिक लक्षण भी देखा, तब जाकर के पौधे की कैटेगरी अपनी बनाई। और उन्होंने देखा जो जैव रसायन है, पौधे के रसायन के कुछ रासायनिक क्रिया भी पौधे करते रहते हैं ना, तो उनके जैव रासायनिक के आधार पर भी उनको क्या किया? वर्गीकृत किया। और ना कि इसी तरह से बात दिया बाहर से देख करके कि ये भी उड़ने वाली पक्षी है, तो इसको भी कैटेगरी अलग ही कर देते हैं। तो इनका सिद्धांत क्या था? लगभग लगभग सही था। ठीक है ना। लगभग लगभग इनका तृतीय काल जो चला, इन्होंने दिया जॉर्ज बेंथन और डाल्टन हुकर ने जो भी सिद्धांत दिया अपना तृतीय काल में, वो क्या था? सही था। ठीक है ना। तो हमने पढ़ लिया तृतीय काल। तृतीय काल किन्होंने दिया था? जॉन डाल्टन, ओ सॉरी, मतलब कि जॉर्ज बेंथन और डाल्टन हुकर ने। ठीक है ना। तो ये था तृतीय काल। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, इन्होंने कौन से वर्गीकरण दिया? तो प्राकृतिक वर्गीकृत। किसने दिया? जॉर्ज बेंथन और डाल्टन हुकर ने। ठीक है ना। तो ये था तृतीय वर्गीकरण। ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, चौथे वर्गीकरण की ओर। ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब चलते हैं हम लोग चतुर्थ काल की ओर। बस 5 मिनट और चलेगा। आज का क्या होगा? इंट्रोडक्शन पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखो ये चौथे पार्ट का, ये मतलब तीसरे तीसरे पार्ट की पहली क्लास है। अब इसके बाद भी जो क्लास होगी, फिर जाकर के उसमें और भी डिटेल से क्या होगा, पढ़ा जाएगा। अब हम लोग चलते हैं चतुर्थ काल की ओर। चतुर्थ काल। चतुर्थ काल में बहुत सारे वैज्ञानिक आए। बुक्स में एक एक अनेक अनेक प्रकार का मतलब कि ढेर सारे वैज्ञानिक का नाम तो दिया हुआ है, लेकिन जो आए थे डार्विन के बाद के वैज्ञानिक, डार्विन के बाद, डार्विन के बाद बहुत सारे वैज्ञानिक आए। सभी लोगों ने अपना क्या किया? अपना अपना मतलब कि सिद्धांत दिया, वर्गीकरण में अपनी अपनी बातें रखी। लेकिन क्या आप देखना है कि डार्विन के बाद ही क्या आए थे? सभी लोग वैज्ञानिक आए थे। और इन सभी लोगों ने कौन सा दिया था? तो प्राकृतिक वर्गीकरण। कौन सा दिया था? तो प्राकृतिक वर्गीकरण। ठीक है ना। तो इन्होंने मतलब कि बहुत सारी कैटेगरियां देखी। फिर देखो कैसे दिया, विकासीय संबंध इन्होंने देखा। इन्होंने जाति व्यवस्था देखी कि पौधों की क्या है, अपनी अपनी अलग जाति है। तो उन्होंने देखा अंतर जातीय, ठीक है ना, अंतर जातीय विकास। ठीक है ना। और देखा सजातीय विकास। ठीक है ना। कौन सा? अंतर जातीय। और फिर उसके बाद विकासीय जाति, विकासीय संबंध। ठीक है ना। इन्होंने क्या देखा? विकासीय संबंध और अंतरजातीय विकास। ठीक है ना। इन्होंने ये दो सिद्धांत मतलब कि दिया। और इन्होंने एक और चीज देखी, आनुवांशिक समानता।
आनुवांशिक समानता। इन्होंने क्या क्या देखा? विकासीय संबंध देखा और अंतरजातीय विकास देखा और क्या देखा? आनुवांशिक समानता। इन्होंने डार्विन के बाद के वैज्ञानिक ने, ठीक है ना, डार्विन के बाद जितने भी वैज्ञानिक आए उन्होंने क्या देखा? इन्होंने ये सब देखा। और फिर उसके बाद ना तो इन्होंने कोई कैटेगरी देखी, कैटेगरी को देखने के बाद ही ऐसे तो किया ही अलग, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? पौधों के लक्षण के आधार पर उन्हें क्या किया? विभाजित किया, यानी कि वर्गीकृत किया। कैसे किया? पौधों के लक्षण के आधार पर। कुछ कुछ उनके क्या होते हैं? लक्षण होते हैं, जो लक्षण को देख करके इन्होंने क्या किया? डार्विन के बाद के जितने वैज्ञानिक आए लक्षण के आधार पर क्या किया? पौधों को वर्गीकृत कर दिया, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे? लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। देखो, एक तो विकासीय संबंध होगा उनका, आनुवांशिक समानता होगी और अंतरजातीय विकास भी उनमें क्या होगा? पाया जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम लोग? लक्षण के आधार पर देखते हैं, ठीक है ना। बेटा इसको आगे बढ़ते हैं। देखना हम लोग को लक्षण के आधार पर, ठीक है ना। अब हम लोग को देखना है पादपों के लक्षण। मोटी वाले से हैं, पादपों के लक्षण, ठीक है ना। अब देखते हैं कई कितने कितने इनमें लक्षण होते हैं। बहुत सारे इनके क्या है? आपस में समान लक्षण है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होते हैं? ठीक है ना, कोशिका से शुरू करते हैं, ठीक है ना। कोशिका से शुरू करते हैं तो पहले ये क्या है? ये तो बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। क्या पौधों में एक ही प्रकार की कोशिका पाई जाती है? नहीं, अनेक अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, इसलिए क्या है? बहुकोशिकीय है, ठीक है ना। और नंबर 2, पादप जगत के अंदर मतलब जितने भी पौधे हैं वो सबकी कोशिकाएं कैसी हैं? यू कैरियोटिक। कैसी हैं? यू कैरियोटिक, ठीक है ना। और तीसरा इनके अंदर कौन सा लक्षण हो जाएगा? अब देखो, अब आते हैं इनकी वृद्धि। क्या कहा है? नंबर 3 पे ले लेते हैं हम लोग इनकी वृद्धि। वृद्धि, अब देखिए इनमें वृद्धि कैसे होती है? अब वृद्धि इनमें अनिश्चित होती है कि निश्चित होती है? तो देखो, वृद्धि पौधे में कैसी होती है? अनिश्चित होती है। पादप में वृद्धि कैसी होती है? वृद्धि कैसी होती है? अनिश्चित। लेकिन जितने भी जंतु हैं, जंतुओं में वृद्धि कैसी होती है? निश्चित होती है। अभी देखो, हम भी क्या आ जाते हैं, एक जंतु में है तो ऐसा हो सकता है कि जैसे हमारा वृद्धि हो रही अनिश्चित, जैसे छोटे तो बचपन में जन्म लिया वैसे ही जब हमें वृद्धि हो रही अनिश्चित, एक पैर बहुत ज्यादा लंबा हो गया, एक पैर बहुत छोटा, एक हाथ बहुत लंबा हो गया, एक हाथ बहुत छोटा, ऐसा हो सकता है? नहीं। जबकि पादपों में अगर आप देखेंगे तो अनिश्चित वृद्धि होती है। कोई कोई तना इनका छोटा ही रह जाता है तो कोई तना बहुत ही तेजी में आगे चला जाता है। आपने ऐसा देखे जरूरी देखा होगा, ठीक है ना। तो इनमें वृद्धि क्या होती है? अनिश्चित होती है। और फिर उसके बाद क्या हो सकता है? इनमें देखते हैं संवेदनशीलता। संवेदनशीलता, संवेदन का मतलब सेंसिटिव। अब देखिए पौधे के अंदर सेंसिटिविटी होती है, मतलब कि वो तन को भी सेंस होते हैं कि नहीं, उनके अंदर सेंसिटिविटी होती है कि नहीं। जैसे कि अभी टच कर दिया हमें, अभी कोई गर्म चाय हमारे हाथ पर गिर जाए तो हम हाथ अपना झटक लेंगे ना। तो पौधे ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है ना। तो पौधे ऐसा करते हैं कि नहीं? तो पौधे में भी सेंसिटिविटी होती है। अगर आपने संवेदनशील यहाँ पर पहली बार अगर आप सुन रहे हैं तो इससे पहले आपने संवेदनशील का नाम एक बार सुना होगा जब आप प्रकाश पढ़ रहे थे क्लास 10th में। तब प्रकाश का परावर्तन पहली हेडिंग है, प्रकाश क्या है, तो वहीं पर देखने को मिला होगा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। मिला होगा जरूर। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों को संवेदनशील बनाती है, ठीक है ना, संवेदनशील बनाती है। तो वही वाला संवेदनशील है, यानी कि हमारी आंखों को क्या करती है? सेंसिटिव बनाती है। तो यही वाला कहां पर है? संवेदनशील। वही वाला यहां पर भी है। तो पौधों में भी संवेदनशील होती है। अभी ये जो हमारे नॉर्मली पौधा इनको टच करके कुछ नहीं होता। आपने एक सुना होगा छुई मुई का पौधा, ठीक है ना। आपने एक छुई मुई का पौधा देखा होगा, अगर उसको ऐसे टच करेंगे तो वो शर्मा जाता है, यानी कि मतलब अपना धीरे धीरे क्या करता है? हाथ पैर सिकोड़ लेता है, ठीक है ना। तो उनके अंदर भी सेंसिटिविटी होती है, लेकिन कौन सी होती है? तो निम्न कोटि की। कौन सी होती है मेरे दोस्त? निम्न कोटि की, ठीक है ना। तो सेंसिटिविटी उनके अंदर कौन सी होती है? तो निम्न कोटि की। अब देख लेते हैं क्या होता है। कोशिका हम लोग के अंदर भी पाई जाती है, कोशिका झिल्ली हम लोग की पाई जाती है, लेकिन उनके अंदर कोशिका भित्ति अलग से पाई जाती है। कोशिका भित्ति किनके अंदर?
पौधों के अंदर कोशिका भित्ति अलग से बनी पाई जाती है। और ये कोशिका भित्ति में सबसे मेन वाला पार्ट क्या होता है, तो सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, ठीक है ना। कोशिका भित्ति में सबसे मेन पार्ट क्या होता है, कोशिका भित्ति में सबसे मेन पार्ट इनका होता है सेल्यूलोज। बात समझ में आ रही है। अब देखते हैं छठवां वाला इनका क्या हो सकता है। अगला वाला हो सकता है उत्पादक। ये कैसे होते हैं, ये उत्पादक हैं या फिर उपभोक्ता, यानी कि ये खाना देते हैं या फिर खाना खुद ही खा जाते हैं। हाँ, तो ये क्या है, ये उत्पादक है, खाने का ये क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, उत्पादक, यानी कि प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर, ठीक है ना, ये क्या है, प्रोड्यूसर। और देखो साथ साथ में ये क्या है, स्वपोषी है। क्या है ये, स्वपोषी है, ठीक है ना। अब ये साथ साथ में क्या है, तो स्वपोषी है। स्वपोषी में भी तो क्या करते हैं ये लोग, प्रकाश संश्लेषी हैं। प्रकाश संश्लेषी हैं, चल रहे हैं, प्रकाश संश्लेषी हैं, ठीक है ना। स्वपोषी के बाद ये लोग क्या है, इसमें प्रकाश संश्लेषी हैं। बात समझ में आ रही है ना। और इनकी कैटेगरी और भी क्या हो सकती है, ये क्या केवल स्थल पे पाए जाते हैं या फिर जल में, नहीं। तो अगर देखोगे तो ये स्थल पे भी पाए जाते हैं, ये स्थलीय भी होते हैं और जलीय, ठीक है ना। स्थलीय भी होती है और क्या होते हैं, जलीय होते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है खाद्य। ऊपर में डालें तो ऊपर में समझ में आ रहा है ना। अब देखते हैं इनके अंदर का खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ, ठीक है ना। खाद्य पदार्थ जो इनके अंदर संचित होता है, संचित का मतलब जो रखा होता है, ठीक है ना, वो किस रूप में रखा होता है, ठीक है ना। पौधों के अंदर जो खाद्य पदार्थ संचित होता है तो वो किस रूप में होता है, तो स्टार्च के रूप में। किस रूप में होता है मेरे दोस्त, स्टार्च के रूप में। स्टार्च का मतलब मंद। मंद से आप लोग परिचित होंगे, मंद सुना नहीं होगा लेकिन परिचित जरूर होंगे। सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुना होगा तो स्टार्च वो जैसे चोकर सभी लोग जानते होंगे, जो आटा चालते समय जो चोकर नहीं निकल जाता है उसी को स्टार्च कहा जाता है। और शुद्ध भाषा में कहा जाए हिंदी में तो क्या कहा जाता है, मंड, ठीक है ना। तो पौधे के अंदर जो खाद्य पदार्थ संचित होता है वो किस रूप में रहता है, तो स्टार्च में, ठीक है ना। और एक दो चीजें बची हुई हैं, एक और समझ लेते हैं, ठीक है ना। इनमें देखते हैं जो जनन होता है, जनन, ठीक है ना। प्रजनन जो वो कैसा होता है, तो वो लैंगिक होता है और अलैंगिक। अलैंगिक, ठीक है ना। लैंगिक और अलैंगिक दोनों होता है। लैंगिक तो पता समझ में आता ही है, लेकिन अलैंगिक कैसे होता है, तो कायिक विधि के द्वारा। कायिक विधि द्वारा, ठीक है ना। अनेक प्रकार की विधियों से देखो, अलैंगिक में भी 3-4 प्रकार के, तो एक मुकुलन होता है, ठीक है ना, एक काई होता है, एक विखंडन होता है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा होता है, कायिक। कायिक, कायिक का मतलब शरीर के काया से ही क्या प्रजनन करवा देना, वही क्या कहलाता है, कायिक विधि, ठीक है ना। तो ये हो गए पौधों की लगभग हमने 9 कैटेगरियां बता दी, जिन्होंने जो किसके बाद आए थे, डार्विन के बाद जो वैज्ञानिक आए थे वो इतनी सारी कैटेगरी को में पौधों को क्या किए थे, बांट करके गए थे, जो हम लोग अपने आसपास के पौधों में ये सारी कैटेगरियां देखने को हमें मिलती हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।